हेलो एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे सेशन में। मैं सतपाल चौधरी आपको इस सेशन में टाइप ऑफ रिस्क बताने वाला हूं जो बैंकों में मेनली कॉमन होते हैं और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें मेनली जो टाइप ऑफ रिस्क है उससे हर एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो आज का जो अपना लेक्चर रहेगा वो मेनली बैंकों में जो टाइप ऑफ रिस्क है, अलग अलग टाइप से क्या क्या रिस्क होता है, क्योंकि कोई भी काम करते हैं उसमें रिस्क तो होता ही है। तो अपने उसकी डेफिनेशन क्या होती है तो उसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। सो करते हैं अपना आज का लेक्चर स्टार्ट। देखो, टाइप ऑफ रिस्क के जो भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उसमें आपको डेफिनेशन दी होती है और आपको पर्टिकुलर नाम पता जाता है कि अगर इस टाइप के कुछ कोई भी कंडीशन है वो हैपन होती है तो इस रिस्क को क्या नाम दिया जाएगा। तो उसको मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अपने अगर इसकी बात करें तो बैंकों में जो कॉमन होता है वो होता है सबसे पहले क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट रिस्क है क्या? क्रेडिट यानी जो अपने उधार देते हैं, ठीक है। जो पैसा बैंक ने उधार दिया है, उधार यानी एज ए लोन, यानी लोन के रूप में बैंक ने जो पैसा बांटा हुआ है वो पैसा बैंक ने किसी भी पर्सन, बैंक ने कोई पैसा किसी भी पर्सन एज वेल एज प्राइवेट कंपनी या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को लोन दिया, ठीक है। क्या दिया बैंक ने? इनको क्या दिया? लोन दिया बैंक ने। तो अब देखो, जो लोन दिया था बैंक ने, जो लोन दिया था वो लोन, ये जो जिस पर्सन को या जिस प्राइवेट कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन यानी किसी भी पर्सन को ये लोन दिया था, अगर ये बैंक का लोन विद इंटरेस्ट नहीं चुका पाते तो ये बैंक का कौन सा रहेगा? ये होगा क्रेडिट रिस्क। फिर से समझ लीजिए, अगर बैंक ने किसी भी व्यक्ति को लोन के रूप में कुछ राशि दी है और वो व्यक्ति या वो कोई संस्था टर्म एंड कंडीशन पर, किस पर? एक वर्ड याद रखना, टर्म एंड कंडीशन पर, टर्म एंड कंडीशन पर उसे चुका नहीं पाते हैं, ठीक है। या फिर वो जो लोन है वो क्या हो गया? वो हो गया एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। एनपीए हो गया तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा बैंक का क्रेडिट रिस्क। यानी जो क्रेडिट यानी जो उधार बैंक दे रहा है वो वापस नहीं आ रहा, तो ये क्या है? वो पैसा डूबने का डर है, तो इसको बोला जाएगा स्टूडेंट क्रेडिट रिस्क। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्रेडिट रिस्क क्या होता है। लोन का पैसा डूब जाना या वापस ना आना, ठीक है। इंटरेस्ट तो अलग बात है, जो मूल राशि है वही वापस ना आए तो वो क्या हो गया? हो गया क्रेडिट रिस्क। नेक्स्ट चलते अपने, नेक्स्ट जो रिस्क है वो है अपना मार्केट रिस्क। देखो, मार्केट रिस्क है ना, ये हर एक बैंक में नहीं होता, हर एक बैंक में मार्केट रिस्क नहीं होता, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। ये रिस्क कुछ सिलेक्टेड बैंकों में होता है। अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करूं तो जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करने वाले बैंक है, कौन से? ये जो रिस्क है ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करने वाले बैंकों में क्या होता है? कॉमन होता है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करने वाले बैंकों में ये रिस्क कॉमन होता है। ये बात याद रखना कि अगर आ जाए कि जो मार्केट रिस्क है ये किस प्रकार के बैंकों के लिए कॉमन रिस्क होता है, तो ये होता है
इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करने वाले बैंकों के लिए ये एक कॉमन रिस्क होता है। या फिर अपने इसको दूसरे भाषा में समझ सकते हैं कि जब भी कोई बैंक, ठीक है, एनी बैंक जो अपनी बैलेंस शीट मेंटेन नहीं रख पाता, कोई भी बैंक जो अपनी बैलेंस शीट मेंटेन नहीं रख पाता। क्यों नहीं रख पाता? क्योंकि जो मार्केट प्राइस है उसमें फ्लक्चुएशन होता रहता है, ठीक है। यानी किस वजह से? मार्केट प्राइस में चेंज होने की वजह से। कोई भी बैंक अपनी बैलेंस शीट मेंटेन नहीं रख पाता मार्केट प्राइस में चेंज होने की वजह से। तो ये जो रिस्क है ये बैंक के लिए क्या होगा? ये होगा मार्केट रिस्क, क्योंकि इसमें जो मेन फैक्टर क्या काम कर रहा है? मार्केट फैक्टर कर रहा है कि उसने जो बैंक ने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है, जो उसने इन्वेस्ट किया था, बट मार्केट में फ्लक्चुएशन के कारण क्या हुआ? वही पैसा क्या हुआ? उसका डूब गया, या उस जो उसने इन्वेस्ट किया था उसका मूल्य कम हो गया। उस टाइम जो इन्वेस्ट किया था और आज का जो टाइम है उसमें काफी डिफरेंस होता है, तो ये क्या हो गया? मार्केट रिस्क हो गया। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं कि मान लो कि कोई बैंक है, मान लो कि एसबीआई बैंक है, ठीक है। इसने कोल इंडिया कंपनी में जैसे एसबीआई ने कोल इंडिया कंपनी में कुछ इक्विटी यानी शेयर खरीदे, ठीक है। बट क्या हुआ कि मार्केट में चेंजेस के कारण जो भी शेयर या जो भी इक्विटी खरीदी थी उसका प्रेजेंट में प्राइस क्या हो गया? डाउन हो गया। डाउन होने से क्या हुआ? कोल इंडिया कंपनी के जो इक्विटी के जो या फिर शेयर के जो प्राइस थे वो भी कम हुए। तो इनडायरेक्ट वे में किसको घाटा लगा? जिसने पैसा लगाया था, यानी एसबीआई ने। तो इक्विटी का जब प्राइस कम हुआ तो एसबीआई ने जो इन्वेस्ट किया हुआ जो पैसा था उसका भी प्राइस क्या हो गया? कम हो गया। तो एसबीआई को क्या हुआ? इससे लॉस हुआ। तो लॉस किसके कारण हुआ? जो मार्केट में चेंजेस आया था उसकी वजह से, मार्केट प्राइस में जो चेंजेस आया था उसकी वजह से। तो इसलिए अपने बोलते हैं कि जब ऐसी कोई कंडीशन आती है तो बैंकों को जो रिस्क होता है वो मार्केट रिस्क होता है। तो याद रखना, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करने वाले बैंकों में ही ये रिस्क कॉमन होता है। अब देखिए इसके अलावा और भी कई एग्जांपल है कि मार्केट रिस्क में और कौन कौन से फैक्टर शामिल होते हैं। अगर मैं मार्केट रिस्क में बात करूं कि और कौन कौन से रिस्क है, तो मार्केट रिस्क में कई टाइप हैं। तो मार्केट रिस्क में कई रिस्क आते हैं। सबसे पहले आता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। मान लो कि बैंक ने कोई पैसा लिया था, उसका जो इंटरेस्ट है वो पहले कम था फिर ज्यादा हो गया। या फिर बैंक ने कोई पैसा बाजार में लोन के रूप में दिया था तो उसकी जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होगी। तो बैंक के पास तो इनडायरेक्ट वे में जो पैसा आएगा वो कम ही आएगा ना, या पैसा जब कम आएगा तो उसको क्या बोलेंगे कि इंटरेस्ट रेट रिस्क, कि ब्याज जो था वो कम ज्यादा हो रहा है, तो उसकी वजह से जो लॉस हो रहा है बैंक को वो होगा इंटरेस्ट रेट रिस्क। नंबर 2, इक्विटी रिस्क। इक्विटी रिस्क मतलब यानी बैंक ने किसी भी, जैसे मैंने कोल इंडिया कंपनी का उदाहरण लिया था, बैंक ने कुछ इक्विटी किसी कंपनी से खरीदे, यानी कुछ पैसा शेयर के रूप में, यानी उसका शेयर होल्डर बन गया उस कंपनी का, बट वो कंपनी लॉस में चलेगी। अब लॉस में चलेगी तो जितना उसने परसेंट यानी जितना शेयर कंपनी में था,
ठीक है, जो जितना पैसा लगाया था वो प्रेजेंट में अगर वो अपना शेयर बेचे तो भी उससे क्या मिलेगा, कमी मिलेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट तो नहीं हुआ, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इक्विटी प्राइस में भी चेंजेस आने से जो रिस्क होता है उसको बोलते हैं इक्विटी रिस्क। नंबर थर्ड बात आती है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क यानी जो विदेशों में अपने एक्सचेंज करते हैं या स्वेप करते हैं उसकी वजह से किसी बैंक को रिस्क आना। अब देखो इसमें क्या होगा, मान लो कि अपने को विदेशी मुद्रा का एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले अपने को एक्सचेंज किया था, उसमें विदेशी मुद्रा का जो प्राइस था, जो मूल्य था, वो क्या था, ज्यादा था। बट एक टाइम बाद क्या हुआ, जो फॉरेन एक्सचेंज दोबारा से करना था उसमें क्या हुआ कि उसका जो प्राइस था वो हो गया कम। तो जो फॉरेन एक्सचेंज की वजह से जो बैंक को लॉस हो रहा है वो एक्सचेंज मनी का भी हो सकता है, ठीक है, ये कोई मेटल का भी हो सकता है जैसे गोल्ड सिल्वर, ठीक है, तो उसकी वजह से जो एक्सचेंज की वजह से जो उसको बैंक को लॉस हो रहा है, ठीक है, तो वो आएगा फॉरेन एक्सचेंज रिस्क में। अब लास्ट में आता है कमोडिटी रिस्क। मैं आपको कमोडिटी मार्केट पिछले लेक्चर में पूरा समझा के आऊंगी कमोडिटी मार्केट क्या होता है। तो कमोडिटी रिस्क भी बैंकों में कॉमन है, जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करते हैं। मान लो कि एसबीआई वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करता है, तो वो क्या करते हैं, शेयर भी खरीदते हैं, कमोडिटी मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं, कुछ सेलिंग एंड परचेजिंग करते हैं। तो उसमें कमोडिटी में क्या हुआ कि कोई भी चीज थी जो खरीदी महंगी बट उसका रेट क्या था, मार्केट प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से क्या हुआ कि उसका प्रेजेंट टाइम में रेट है वो कम हो गया। विद एग्जांपल मैं समझ लेता हूं कि मान लो कि उसने मेटल खरीदा, मेटल में मान लो कि गोल्ड खरीदा, तो गोल्ड एक टाइम 50,000 रुपए पर 10 ग्राम था, ठीक है, बैंक ने खरीद लिया, बट अब वो पड़ा है, बट धीरे धीरे क्या हुआ कि वो रेट कम हो रहे हैं, 49, 48, 47, 45, एक टाइम आ गया कि 35 ही आ गया। अब 15,000 का जो लॉस हुआ वो किसको हुआ, पर ग्राम, पर 10 ग्राम पर बैंक को हुआ। तो कमोडिटी मार्केट में भी जब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करने वाले बैंक अपना पैसा लगाते हैं तो जो मूल्य उन्होंने जिस मूल्य में वो वस्तु खरीदी थी और उसका बाद में नहीं मिलता और उसको लॉस में बेचनी पड़ती है, तो वो भी बैंकों के लिए क्या है, कमोडिटी रिस्क। तो कमोडिटी मार्केट में आपको बता चुका हूं, इसमें क्या है, सब कुछ बिकता है। मैंने आपको दिखाया कि हार्ड कमोडिटी, सॉफ्ट कमोडिटी, सब कुछ बिकता है इसमें, ठीक है। जैसे शेयर मार्केट है जिसमें शेयर बिकते हैं, इसके अलावा जो भी है वो सब कुछ किसमें बिकता है, कमोडिटी मार्केट में। तो मार्केट रिस्क में ये मेनली 4 फैक्टर हैं जो रोल प्ले करते हैं बैंक को मार्केट रिस्क बढ़ाने में। नेक्स्ट अपने चलते हैं कि नेक्स्ट कौन सा रिस्क है वो अपने करते हैं आगे। तो नेक्स्ट में आप जो रिस्क करवाने वाला हूं वो है स्टूडेंट ऑपरेशनल रिस्क। क्या है, ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क क्या है, देखिए इसको आप एक नाम और दे सकते हो, ऑपरेशनल रिस्क को एक नाम इसको और दे सकते हो, वो आप दे सकते हो इंटरनल प्रोसेस रिस्क। इंटरनल प्रोसेस रिस्क। देखो ये किस प्रकार का रिस्क है, ये स्टूडेंट एक ऐसा रिस्क है जिसमें बैंक की खुद की गलती होती है, ठीक है। अब देखो बैंक की खुद की गलती कैसे, मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लो एसबीआई बैंक है, एसबीआई बैंक का ये जिस सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं वो सॉफ्टवेयर आज के दिन काम ही नहीं कर रहा, ठीक है, एसबीआई का जो सॉफ्टवेयर है वो काम नहीं कर रहा। अब काम नहीं करेगा तो जितने भी ट्रांजैक्शन है वो एकदम रुक जाएंगे, ठीक है। तो जब ये चीज रुकेगी तो उसमें क्या होगा, एसबीआई का सॉफ्टवेयर था वो काम नहीं कर रहा, काम नहीं करेगा तो जो ट्रांजैक्शन है वो नहीं होगी, नहीं होगी तो बैंक का काम रुकेगा, काम रुकेगा तो ये किस में आएगा, ऑपरेशनल रिस्क। यानी किसी भी बैंक का इंटरनल प्रोसेस ही काम नहीं कर रहा तो ये आता है स्टूडेंट ऑपरेशनल रिस्क में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बैंक की जो डे टू डे एक्टिविटी होती है वो प्रभावित होती है।
डे टू डे एक्टिविटी, बैंक अपनी डे टू डे एक्टिविटी नहीं कर पाता। तो क्या हुआ, उसके ट्रांजैक्शन नहीं हुए, ट्रांजैक्शन नहीं हुए तो क्या हो गया, उसका काम रुक गया। काम रुका तो बैंक का कौन सा रिस्क हो गया, ऑपरेशनल रिस्क। तो जहां पर बैंक की खुद की वजह से उसका काम रुके, उसका सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा, या कोई इंटरनल प्रोसेस में कोई भी कमी आ जाती है, तो उसको अपने ऑपरेशनल रिस्क में, ऑपरेशनल रिस्क का ही नाम देगा। तो ये आप याद रखना, इंटरनल प्रोसेस रिस्क कौन सा होता है, इंटरनल प्रोसेस रिस्क स्टूडेंट कौन सा होता है, ऑपरेशनल रिस्क ही होता है। नेक्स्ट अपने चलते हैं, नेक्स्ट रिस्क अपने करते हैं। आई होप कि ऑपरेशनल रिस्क आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टेप बाय स्टेप अपने सारे रिस्क करेंगे आज। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क, अब देखिए लिक्विडिटी रिस्क क्या है। आपको बताइए कोई भी बैंक है वो वर्किंग करता है तो उसको जो अपने दिन प्रतिदिन के जो खर्चे होते हैं, डे टू डे जो खर्चे होते हैं, वो भी निकालने होते हैं। बट कई बार क्या होता है कि बैंक की हालत इतनी पतली हो जाती है, समझ लो कि उसके जो डे टू डे जो खर्चे होते हैं, जो उसके एक्सपेंडिचर होता है, उसको भी नहीं निकाल पाता। यानी लिक्विडिटी यानी अपने बोलते हैं तरलता, हिंदी में ये शब्द बोलते हैं तरलता। तरलता यानी जो फ्लो ऑफ मनी है वो बैंक मेंटेन नहीं रखता, क्योंकि उसके पास पैसे की कमी आ जाती है। तो जब कोई बैंक अपने एक्सपेंडिचर यानी दिन प्रतिदिन के जो खर्चे हैं वो भी नहीं निकाल पाता, तो उसको किसका नाम दे देंगे, उसको देंगे सर लिक्विडिटी रिस्क का नाम। तो इसको मैं लिख देता हूं, जब बैंक के पास मनी की कमी आ जाए, मनी की कमी हो, अपने डे टू डे खर्चे भी ना निकाल पाए, तो ऐसा रिस्क क्या कहलाता है बैंक के लिए, यह कहलाता है लिक्विडिटी रिस्क। नेक्स्ट चलते हैं अपने, नेक्स्ट जो रिस्क करने वाले हैं वो करने वाले अपने स्टूडेंट रेपुटेशनल रिस्क। रेपुटेशनल रिस्क, देखो रेपुटेशनल क्या होता है, किसी भी पर्सन की अपने बोल सकते हैं कि रेपुटेशन क्या है, उसकी वैल्यू है। ठीक है, क्या उसकी वैल्यू है। इसको अपने समझेंगे कि रेपुटेशन रिस्क कैसे होता है किसी बैंकों में। किसी भी बैंक की ब्रांड वैल्यू का कम होना, ब्रांड वैल्यू का कम होना, ये बैंक के लिए क्या होता है, रेपुटेशनल रिस्क होता है। ठीक है, या फिर अपने बोल सकते हैं कि पब्लिक का विश्वास बैंक पर कम होना, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बैंकों के लिए रेपुटेशनल रिस्क। इसका मैं एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे मान लो पीएनबी का एग्जांपल ले लेते हैं। नीरव मोदी पीएनबी के जो पैसे लेकर विदेश भाग गया था, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, बैंकों का कोई ना कोई डाउट तो आता है बैंक पर कि यार ये अपने पैसे जमा है, ये तो लेके भागे तो कल को बैंक तो फेल हो जाएगा। इसके बाद में अभी करंट में यस बैंक काफी चर्चा में था।
ठीक है। यस बैंक को भी लॉस हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ, ठीक है, राणा कपूर की वजह से बैंक को लॉस हुआ तो बैंकों ने क्या किया, जो बैंक के कस्टमर थे वो अपना जो अकाउंट में जो पैसा था वो निकालने लग गए, ये नहीं, ये तो डूब जाएगा बैंक, ठीक है। तो यानी जब ऐसी कोई कंडीशन आती है जिसमें बैंकों की इमेज पर सवालिया निशान यानी, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लग जाता है, ठीक है, कि इस बैंक में पैसा जमा कराना सेफ है या नहीं है, तो बैंकों की क्या होगी, ब्रांड वैल्यू कम हो रही है, ब्रांड वैल्यू कम होगी तो कस्टमर कम होंगे, जुड़ेंगे कम, तो ये रिस्क है, ये रिस्क बैंकों के लिए क्या होगा, रेपुटेशनल रिस्क, ठीक है। तो ये भी रिस्क काफी मैटर करता है किसी भी बैंक के बिजनेस के लिए। नेक्स्ट चलते हैं अपने, नेक्स्ट बैंकों में एक जो मेन कॉमन रिस्क भी बोल सकते हैं अपने, वो होता है बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क, क्योंकि बैंक भी बिजनेस करते हैं, अब बैंक ने कोई ऐसी कोई रॉन्ग स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर ली हो, ठीक है, कोई लॉन्ग टर्म ऐसी कोई स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर ली कि अपने इस तरीके से बिजनेस करेंगे, बट वो अपने पता है कि ये जो स्ट्रेटेजी है ये सही नहीं है, ये गलत है, बट वो एक टाइम में जाके पता रियलाइज हो कि ये तो स्ट्रेटेजी अपनी सारी गलत थी, ठीक है, तो उस रिस्क को क्या बोलेंगे बैंकों का, उसको बोलेंगे बिजनेस रिस्क। इसको क्या बोलेंगे, जब बैंक कोई रॉन्ग लॉन्ग टर्म बिजनेस स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है जिसमें लॉस का डर हो, तो ये बैंकों के लिए क्या होगा, ये बैंकों के लिए होगा बिजनेस रिस्क, कि जो बैंक जो पर्टिकुलर बिजनेस कर रहा है वो उसमें प्रॉफिट तो दूर की बात, कि लॉस होने का खतरा ज्यादा हो, ठीक है, तो वो कहलाएगा बिजनेस रिस्क। नेक्स्ट अपने चलते हैं, नेक्स्ट जो बैंकों में रिस्क है जिसके मैं यूएसए का सबसे बड़ा उदाहरण दे सकता हूं वो है स्टूडेंट सिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क, सिस्टमेटिक रिस्क क्या है, इसको पढ़ते हैं अपने। सिस्टमेटिक रिस्क ये होता है स्टूडेंट की कोई चीज हैपन हुई, ठीक है, और उसकी वजह से पूरा का पूरा एंटायर मार्केट ही कोलैप्स हो गया, ठीक है, पूरा का पूरा एंटायर मार्केट ही खत्म हो गया, तो वो कहलाता है बैंकों के लिए सिस्टमेटिक रिस्क। अब आप बोलोगे पूरा का पूरा फाइनेंशियल जो मार्केट है वो कैसे कोलैप्स हो सकता है, तो सबसे पहले एक बात याद रखना है बस सिस्टमेटिक रिस्क में, कि अगर पूरा का पूरा एंटायर फाइनेंशियल मार्केट ही कोलैप्स हो जाए, यानी टूट जाए, तो ये बैंकों के लिए क्या होगा, ये होगा सिस्टमेटिक रिस्क। अब देखो इसको अपने एग्जांपल की वजह से समझें कि एग्जांपल से इसको अपने कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए यूएसए की अगर मैं बात करूं, यूएसए का एग्जांपल लेता हूं मैं, यूएसए का अपने एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैं यूएसए की बात करूं तो इसमें क्या क्या चीजें आई। यूएसए में स्टूडेंट एक बैंक था
लेमन एंड ब्रदर्स बैंक, ठीक है, बात सन 2008 की है, ठीक है, जब क्या हुआ कि अमेरिका में भी आर्थिक संकट आया था, ठीक है। अब लेमन एंड ब्रदर्स बैंक ये क्या हुआ, ये फेल हो गया, ठीक है, किसी रीजन की वजह से ये क्या हुआ, ये फेल हो गया। अब देखो फेल हुआ तो क्या हुआ, इसने कुछ कंपनीज थी उनको लोन दे रखा था, ठीक है, सब बहुत बड़ा बैंक था। अब पैसा पब्लिक का था, तो पब्लिक यानी कुछ ऐसा हुआ कि एकदम से उनको लगा कि बैंक तो पैसे लेके भाग जाएगा, वही रेपुटेशन पर बात आ गई, ठीक है, रेपुटेशन रिस्क की बात आ गई। उसमें क्या हुआ कि फिर लोगों ने क्या किया, जो भी उनकी डिपॉजिट थी उनको निकालना स्टार्ट कर दिया। अब बैंक तो पता है आप अपने पास तो पैसा रखता नहीं है, उसको भी यूटिलाइज करने के लिए या इनकम जनरेट करने के लिए कहने के इन्वेस्ट करता है, तो बैंक पैसे कहाँ, इंडस्ट्री को लोन दे रखा ज्यादा, ठीक है। तो लेमन एंड ब्रदर्स बैंक ये क्या हुआ, ये करप्ट हो गया, ये करप्ट हुआ, लोगों ने इससे पैसे निकालने स्टार्ट कर दिए, लोगों को पैसे देने थे। अब इसने दे रखा था इंडस्ट्री को लोन, तो इंडस्ट्री से पैसे लेने पड़े, इंडस्ट्री से इसने पैसे लिए, तो इंडस्ट्री को अपने एसेट वगैरह जैसे बेचकर ये पैसे देने पड़े। अब इंडस्ट्री को तो पैसा चाहिए, उनको तो बैंक ही लोन देगा, अब बैंक तो इससे पैसे वापस दे रहा है, तो इससे क्या हुआ कि इंडस्ट्री फेल होगी, जो भी इंडस्ट्री थी वो फेल हुई। तो इससे क्या होगा, शेयर मार्केट था, जो भी लोगों ने शेयर खरीद रखे थे कंपनी के, क्योंकि उसका एकदम से जो प्राइस था वो टूट गया, बैंक करप्ट हुआ, लोगों ने पैसे निकाले, इंडस्ट्री को पैसे देने के लिए रुपया था नहीं बैंक के पास, तो इंडस्ट्री होगी फेल। इंडस्ट्री फेल हुई तो जो इंडस्ट्री के शेयर प्राइस थे वो भी क्या हुए, वो हुए डाउन, डाउन हुए। तो क्या हुआ, जो पब्लिक का पैसा लगा हुआ था इसमें शेयर मार्केट में, वो क्या हुआ, वो डूब गया। अब देखो हुआ कुछ, और पूरा का पूरा जो एंटायर फाइनेंशियल मार्केट था वो सारा का सारा कोलैप्स हो गया, बैंक करप्ट हुआ, लोगों ने पैसे निकाले तो इंडस्ट्री फेल होगी, ठीक है, इंडस्ट्री नीचे आई। अब इंडस्ट्री नीचे तो इंडस्ट्री के जो शेयर होल्डर थे, ठीक है, जिन्होंने शेयर खरीद रखे थे, वो शेयर के प्राइस भी नीचे आ गए, एकदम एकदम डाउन हो गए। तो जो लोगों पब्लिक ने जो पैसा लगा रहा था शेयर मार्केट में, वो सारा का सारा पैसा डूब गया। तो सारा का सारा जो फाइनेंशियल मार्केट था वो यहां से स्टार्ट होकर यहां पर खत्म हो गया, टूट गया, एकदम कोलैप्स हो गया। तो ये होता है सिस्टमेटिक रिस्क, यानी जो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम बना हुआ है वो सारा का सारा टूट जाना। तो ये भी बैंकों के लिए एक रिस्क होता है, सिस्टमेटिक रिस्क। नेक्स्ट अपने चलते हैं, नेक्स्ट जो रिस्क है वो कौन सा है, नेक्स्ट है मोरल हजार्ड। इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अब मोरल हजार्ड देखिए क्या है, मोरल हजार्ड यानी जब अपने को पता है कि कोई भी बैंक है वो डिसाइड करता है कि उसको कौन सा बिजनेस करना है, ठीक है, कोई भी बैंक है वो डिसाइड करता है कि उसे कौन सा बिजनेस करना है। बट क्या होता है कि जो भी बिजनेस स्ट्रेटेजी उसने अडॉप्ट किया है उसमें वो क्या होता है, फेल हो जाता है। बट यहां पर जो लॉस होना है बैंक को वो तो होना ही है, बट उसको सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई बैंक या कोई ना कोई एजेंसी है वो हमेशा तैयार रहती है।
बिजनेस की स्ट्रेटेजी बैंक ने डिसाइड की, बिजनेस हो गया फेल, ठीक है। फेल होने के बाद में उसकी सपोर्ट करने के लिए आरबीआई या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमेशा तैयार रहती है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मोरल हजार्ड। तो अपने इंडिया में 3 बैंक है जिनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, जिसको अपने डीसिप बोलते हैं। डीसिप की फुल फॉर्म लिख देता हूं मैं आपको। डीसी है डोमेस्टिकली, एस से है सिस्टमेटिकली, आई से है इंपॉर्टेंट बैंक। ये 3 बैंक है, एक है एसबीआई, नंबर 2 है एचडीएफसी, नंबर 3 है आईसीआईसीआई। यानी ये जो कोई भी बिजनेस को ये फॉलो करते हैं, अगर कल को उसमें फेल भी हो जाते हैं तो फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए हमेशा आरबीआई या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये तैयार रहेंगे। इसको अपने बोलते हैं मोरल हजार्ड। इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, कई बार इस रिस्क से कई बार क्वेश्चन आए गए हैं, या तो फुल फॉर्म आ जाती है या फिर कौन से बैंक है या फिर इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने चलते हैं। नेक्स्ट है लीगल रिस्क। लीगल रिस्क देखो क्या है, अगर कोई भी बैंक है उस पर कोई भी व्यक्ति कोर्ट में केस लगा देता है, ठीक है, तो उससे जो भी बैंक को लॉस होना है वो लीगल रिस्क के अंडर में आता है, ठीक है। मान लो कोई भी पर्सन है, वो कोई भी रीजन से संतुष्ट नहीं हुआ और उसने बैंक के खिलाफ जाकर कोर्ट में केस कर दिया, तो इससे जो भी बैंक को फाइनेंशियल लॉस होना है या फिर उसको रेपुटेशनल रूप से या उसकी ब्रांड वैल्यू कम होगी, तो वो लीगल तरीके से जो भी उसको लॉस होता है वो हमेशा लीगल रिस्क के अंडर में कंसीडर किया जाता है। तो लीगल रिस्क है, इससे बैंक को 2 नुकसान होते हैं। नंबर 1, अगर उसने फाइनेंशियल रूप से रिकवरी की मांग की है तो उसको फाइनेंशियल लॉस भी होगा। नंबर 2 बात, अगर उसने किसी भी रीजन को लेकर कोर्ट में केस किया है, ठीक है, और उसमें अगर बैंक की गलती पकड़ी गई, ठीक है, या गलत तरीके से बैंक काम कर रहा है, तो उसको रेपुटेशनल रिस्क भी इससे इनडायरेक्ट वे में होता है। एज रिजल्ट क्या होगा, बैंक की ब्रांड वैल्यू भी नीचे गिरेगी। तो लीगल रिस्क है ये सबसे खतरनाक रिस्क होता है, क्योंकि इससे इनडायरेक्ट वे में बैंक को 2 से 3 बार अलग अलग जो रिस्क है उससे भी गुजरना पड़ता है। इसके बाद लास्ट में एक रिस्क आता है फाइनेंशियल रिस्क।
देखिए फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, ये रिस्क है जो बैंक की खुद की वजह से ही होता है। मान लो कि कोई बैंक है, इसने कोई गलत ट्रांजैक्शन कर दी हो, तो गलत ट्रांजैक्शन की वजह से जो भी फाइनेंशियल लॉस होना है वो बैंक का फाइनेंशियल रिस्क के अंडर में कंसीडर किया जाता है। इसमें कोई भी दूसरा फैक्टर इंक्लूड नहीं होता, इसमें बैंक की खुद की गलती होती है, बैंक के जो कर्मचारी है उनकी गलती होती है। तो फाइनेंशियल रिस्क भी बैंकों में कॉमन रूप से देखा जाता है, जिसमें बैंक गलत फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करके अपना ही लॉस करते हैं। तो इस हिसाब से मैंने आपको लगभग 10 से 11 प्रकार के अलग अलग टाइप के रिस्क बताए हैं। अगर एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है इन रिस्क से रिलेटेड, तो इसमें यही होगा कि आपको डेफिनेशन क्वेश्चन में दी होगी, और जो भी मैंने आपको रिस्क के नाम बताए हैं ये आपको ऑप्शन में होंगे, तो आपको टिक करना है कि अगर ऐसा कुछ कंडीशन होती है तो ये किस प्रकार के रिस्क में कंसीडर किया जाएगा। तो इसको आप अच्छी तरीके से वॉच कर लेना, एक बार ना समझ आए तो 2 बार देख लेना, बट आपको एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके नहीं आने। अगर पिछले साल भी अगर मैं एसबीआई मेंस की बात करूं तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन रिस्क से रिलेटेड थे। सो थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।